बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंट टू फाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, यानी कि आइस से लिक्विड में आने के लिए जो फेज चेंज हो रहा है उस दौरान जो हीट इसको रिक्वायर्ड होती है, जिसको ये अब्सॉर्ब कर लेती है, उसको हमने मेजर करना है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उस एक्सपेरिमेंट में एक बीकर में बर्फ लेंगे, बर्फ के अंदर थर्मामीटर डाल देंगे, थर्मामीटर में बर्फ की टेम्परेचर रीडिंग हमें साथ साथ मिलती रहेगी। नीचे से बर्नर जला देंगे, बर्नर जब जलाएंगे तो आइस आस्ता आस्ता पिघलने शुरू हो जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में आनी शुरू हो जाएगी। एक स्टेट होगी जब आइस और लिक्विड का मिक्सचर हो जाएगा, आधी आइस और आधा लिक्विड यानी कि आधी पानी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। उस वक्त भी आप टेम्परेचर नोट करें तो 0 ही होगा, जब तक कि ये टोटल पानी में शिफ्ट नहीं हो जाती। इसकी बाकायदा फेज शिफ्टिंग होगी, फेज चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। तो उस वक्त भी आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो इस दौरान स्टूडेंट आपने स्टॉप वॉच से इसका टाइम भी नोट कर लेना है। तो साथ साथ इसको फिर हीट देनी है, तो ये उबलने शुरू हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे जाना शुरू हो जाएगा। वो टाइम भी आपने नोट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आगे कुछ कैलकुलेशंस हैं, उसको हम साथ साथ करेंगे तो आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन आप इसको गौर से समझेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं, ताकि मैं एक ही तरतीब से वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ उसी तरतीब से आपको मिल जाएंगी और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो को बाकायदा आगाज करते हैं। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने मालूम करनी है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। कहता है प्लेस अ बीकर ओवर अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 11.17। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे एक फिगर है 11.17, उसमें एक बीकर दिखाया गया है, उसको स्टैंड पे रख लेना है। और सेकंड स्टेप में है ऐड सम पीसेस ऑफ आइस टू द बीकर। तो बीकर के अंदर कुछ आइस के पीसेस आपने रख लेने हैं। ये देखें, ये वो स्टैंड है, जिस स्टैंड के ऊपर आपने ये बीकर रखा, इस बीकर के अंदर आपने आइस डाल दी। तो स्टेप 1 में स्टैंड के ऊपर बीकर रखा और स्टेप 2 में इस बीकर के अंदर आइस डाल दी। स्टेप 3 में देखें टू फाइंड आउट द आइस टेम्परेचर हैंग अ थर्मामीटर इनसाइड द बीकर। तो स्टूडेंट्स, आपने चूंकि आइस का टेम्परेचर भी मेजर करना है, इसलिए इस बीकर के अंदर एक थर्मामीटर को आप हैंग कर लें इस स्टैंड की मदद से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेट अ बर्नर बिलो द बीकर। इस बीकर के नीचे बर्नर को सेट कर लें। स्टार्ट कैलकुलेटिंग टाइम बाय स्टॉप वॉच। साथ आपके पास स्टॉप वॉच भी होगी, आपने टाइम भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है द आइस विल बिगिन टू मेल्ट। जो ही आप इस बर्नर को नीचे से जलाएंगे तो आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपने टाइम स्टार्ट कर देना है। नो इट विल हैव मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर बट इट्स टेम्परेचर विल नॉट राइज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंटिल ऑल दी आइस मेल्ट। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो ही बर्नर इसके नीचे जलाएंगे, थोड़ी देर बाद ये लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो आइस और पानी का मिक्सचर हो जाएगा, दोनों चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी, लेकिन यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, यानी कि टेम्परेचर राइज नहीं होगा, 0 से 1 या 2 नहीं होगा, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। नेक्स्ट है नोट द टाइम विच द आइस टेक टू मेल्ट कम्प्लीटली इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने साथ साथ टाइम भी नोट करना है कि ये जो आइस है कम्प्लीटली पानी बनने के लिए जो टाइम लगा रही है, वो टाइम आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट है व्हेन ऑल द आइस कन्वर्ट टू वाटर इट्स टेम्परेचर विल बिगिन टू राइज। जब देखें पूरी आइस पानी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, तब इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, बढ़ने शुरू हो जाएगा। अब चूंकि इसकी फेज शिफ्टिंग हो गई है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गया है। पहले जो हीट यूटिलाइज हो रही थी उसको सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए यूटिलाइज हो रही थी, अब चूंकि लिक्विड में आ चुका है तो वही हीट अब इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में यूटिलाइज होगी। कंटिन्यू हीटिंग द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द बीकर, इस टेम्परेचर विल बिगिन टू इंक्रीज। तो जो ही पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा तो फेज शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, नेक्स्ट फेज में आ चुका होगा। तो आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर आस्ता आस्ता इंक्रीज हो जाएगा, 0 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 इस तरह ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। नोट द टाइम विच द वाटर इन द बीकर टेक टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने वो टाइम भी नोट करना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तक पानी जब पहुंच गया तो उसने कितना टाइम यूटिलाइज किया। ड्रॉ टेम्परेचर टाइम ग्राफ सच एज शोन इन फिगर 11.18। तो स्टूडेंट, नीचे ये फिगर है 11.18, इसमें आपने साथ साथ ये ग्राफ भी बना लेना है। देखें, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ पे देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी था। इसमें आपने जब हीट देनी शुरू हुई थी, यहाँ से यहाँ तक जो इसने टाइम लिया, इसमें आइस और पानी का
मिक्सचर था, लेकिन इसका टेम्परेचर 0 से ऊपर नहीं गया। तो जो ही ये लिक्विड में आ गया, फिर आपने मजीद टेम्परेचर दिया तो ये ऐसे ऊपर जाने शुरू हो गया, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने शुरू हो गया। इस दौरान इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। आगे देखे एक और स्टेज आएगी जिसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। तो उस स्टेज में भी 100 पी रहेगा और साथ साथ स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। कहता है लेट्स डू सम कैलकुलेशंस टू फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फ्रॉम द ग्राफ डाटा एज फॉलोज। तो स्टूडेंट्स, चूंकि ये ग्राफ डाटा हमारे पास आ गया है, इसको यूटिलाइज करते हुए हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे जिसकी वजह से हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि इसके अंदर जो मास था वो कितना था। लेट्स सपोज मास ऑफ आइस इज इक्वल टू m। तो आइस का जो मास था वो m था। लेट्स सपोज 100 ग्राम की आइस थी जो कि आपने स्पीकर में डाल ली, तो मास की वैल्यू m की वैल्यू 100 ग्राम हो जाएगी। फाइंडिंग द टाइम फ्रॉम द ग्राफ, तो ग्राफ के ऊपर आपने टाइम भी नोट करना है साथ साथ। तो दो किस्म के टाइम नोट करेंगे। एक टाइम वो होगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फेज शिफ्टिंग में होगा, यानी कि जिस दौरान टेम्परेचर 0 से 0 ही रहेगा, 1 पे नहीं जाएगा, यानी कि आइस की मेल्टिंग होगी। एक टाइम ये होगा, दूसरा टाइम 0 से 100 तक होगा। ये दोनों टाइम आपने नोट कर लेने हैं। पहले कहता है टाइम टेकन बाय आइस टू मेल्ट कंप्लीटेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम फॉर फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, ये वो टाइम था जो कि आइस को मेल्ट होने में, यानी कि कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए यूज हुआ, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहा। इसको कहेंगे टाइम ऑफ फ्यूजन। इस दौरान टेम्परेचर 0 पे ही रहा। तो देखें, टाइम ऑफ फ्यूजन था तो टी के साथ हम एफ कर देंगे। स्मॉल टी के साथ एफ का मतलब ये है कि ये फ्यूजन का टाइम है। अब फ्यूजन के टाइम में देखें, जहाँ से फ्यूजन स्टार्ट हुई और जहाँ पे आके खत्म हुई, यानी कि यहाँ पे आइस थी और यहाँ पे ये मेल्ट हो गई, यानी कि ये T1 है तो ये T2 है। ये जो टाइम आपने कैलकुलेट करना है, ये T2 में से T1 निकालेंगे तो आपका टाइम निकल आएगा। ये 3.7 मिनट्स लिए इसने, जो कि आपके पास आइस थी। लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक आने तक उसको जो टाइम रिक्वायर्ड था वो 3.7 मिनट्स थे। ये टाइम आपने नोट कर लिया। अब दूसरा टाइम देखें, जो ही ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, इसको हीट तो आप बकायदा दे रहे हैं साथ साथ, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा। तो इस दौरान जो टाइम होगा वो टाइम क्या होगा? कहता है टाइम टेकन बाय वाटर फॉर इट्स टेम्परेचर राइज फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टाइम था जो कि पानी ने लिया। पहले देखें, आइस ने लिया था पानी में आने के लिए। अब पानी ने उबलने के लिए जो टाइम लिया, ये 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। तो ये वाटर का जो टाइम होगा उसको टी के साथ आर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये टी के साथ एफ था, चूंकि फ्यूजन था, ये टी के साथ आर कर लेंगे। तो देखें, यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T2 था, यहाँ पे T3 था। अब आपने ये टाइम निकालना है तो T3 में से T2 निकाल देंगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज 3.7 मिनट्स थे, तो यहाँ पे जो आगे कैलकुलेशन होगी वो नोट कर लेंगे, उसमें से ये निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4.6 मिनट होगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए इसने जो टाइम यूटिलाइज किया वो 4.6 मिनट थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.7 मिनट थे जब ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आया। अब लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाने लगा है, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है। तो यहाँ से जो जहाँ तक टाइम इसने यूटिलाइज किया वो 4.6 मिनट था। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था, वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये बहुत सी जगह पे यूटिलाइज भी होता है। तो इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये वैल्यू हमने नोट कर ली। नेक्स्ट कहता है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो टेम्परेचर था ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो चूंकि ये केल्विन में है कैलकुलेशन, तो हम इसको केल्विन में ले आएंगे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 केल्विन के बराबर होगा, तो इसको हम 100 केल्विन कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक टेम्परेचर वो था T1 से T2 तक, जो कि इसको आइस से पानी में लाने के लिए यूटिलाइज हुआ। दूसरा टेम्परेचर T2 से T3 तक था, जो कि लिक्विड से गैसीय स्टेट में लाने के लिए यूटिलाइज हुआ। यहाँ से यहाँ तक टाइम 3.7 मिनट थे, यहाँ से यहाँ तक 4.6 मिनट थे। यहाँ से यहाँ तक जो हीट इसको मिली वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, उसको टेम्परेचर के साथ F लिख दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जो टेम्परेचर मिला वो टेम्परेचर था पानी का, उसको TR से शो किया। तो ये T2 से T3 तक जहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 किलोग्राम पर केल्विन होता है। अब हमें चूंकि टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में मिला था, इसको केल्विन में लाने के लिए हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। तो वही टेम्परेचर हम 100 केल्विन कर लेंगे। नेक्स्ट है हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बाय। अब देखें, ये तो हमें पता है कि 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान जो हीट यूटिलाइज हुई उसकी वजह से इसका टेम्परेचर ऊपर बढ़ा। पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था कि ये जो हीट एनर्जी होती है डेल्टा क्यू, ये MC डेल्टा T होती है। M से मास होता है, C से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है और डेल्टा T वो टाइम है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने यूटिलाइज किया। कहता है पुटिंग वैल्यूज, इसके अंदर वैल्यू पुट करें। डेल्टा Q इज इक्वल टू M
वाटर की 4200 किलोग्राम पर केल्विन था, ये हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 केल्विन जो कि डेल्टा टी था वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया था। तो स्टूडेंट चूंकि ये देखें पर किलोग्राम है, 1000 से डिवाइड होगा तो इसको 4.2 कर लेंगे इंटू 10 की रेज पावर 5 हो जाएगी। पहले किलो जॉल में था, हमने जॉल में किया तो जॉल पर किलोग्राम हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम 4.2 इंटू 10 की रेज पावर 5 जॉल पर किलोग्राम। तो ये हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू मिल गई। कहता है दिस इज द हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट ये वो हीट है जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है जिसके साथ टेम्परेचर की राइजिंग भी हुई थी 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हमने ये वाली कैलकुलेट करनी है, ये हमें मिल गई है। ये हमें क्या मिली है, इसकी वैल्यू है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू 4.2 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ये वो वैल्यू है, हमने ये वाली वैल्यू आगे निकालनी है। ये वो वैल्यू है जो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसने यूटिलाइज की एनर्जी की। किस एनर्जी की? हीट एनर्जी की। दिस हीट इज अब्सॉर्ब बाय द वाटर इन टाइम टी आर। ये हीट पानी अब्सॉर्ब की कितने टाइम में? टी आर में, जो कि 4.6 मिनट हमें ऊपर मिले हुए हैं। हीट इज अब्सॉर्ब एट यूनिफॉर्म रेट। हीट चूंकि यूनिफॉर्म रेट पे अब्सॉर्ब हो रही थी, सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या होगा? हीट अब्सॉर्ब बाय वाटर इन यूनिट टाइम, यानी कि पानी ने यूनिट टाइम में कितनी हीट अब्सॉर्ब की इज गिवन बाय रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी आर। तो इसको हम डेल्टा क्यू ओवर टी आर कर लेंगे, क्योंकि आस्ता आस्ता हमने इसकी लस्सी बनानी शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स फिजिक्स में यही कुछ होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर की रीडिंग आई थी उस दौरान जो एनर्जी यूटिलाइज हुई वो डेल्टा क्यू थी। तो चूंकि उसने इतने टाइम में यूटिलाइज की, इसलिए हम डेल्टा क्यू को इस तरह ले आएंगे। कहता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज सेम ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस। अब देखें फ्यूजन प्रोसेस के अंदर भी इसी तरतीब से हीट अब्सॉर्ब हो रही थी, लेकिन वो चूंकि उसके फेज शिफ्टिंग में कन्वर्ट हो रही थी, इसलिए उसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ा। देखें हीट तो उसके अंदर उसी तरतीब से जा रही थी जिस तरतीब से पानी में 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस इक्वेशन के हिसाब से गई है। इसी तरतीब से फ्यूजन के प्रोसेस में भी हीट इसके अंदर तो जा रही थी, वो भी इसी तरह इसके अंदर अब्सॉर्ब हो रही थी। वो सिर्फ हमें नजर नहीं आ रही थी, हिडन थी। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो हीट होती है वो हिडन होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हीट हिडन थी, लेकिन जा तो इसी तरतीब से रही थी। हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाली इसलिए कि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वही टेम्परेचर उसको तो उसी तरह मिल रहा है, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। तो उसी वैल्यू को हम हीट ऑफ फ्यूजन निकालने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो फ्यूजन में भी हीट उसी तरतीब से यूज हो रही थी, सिर्फ हमें नजर नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी रीडिंग नहीं बढ़ रही थी। टेम्परेचर 0 का 0 ही था एंड रेजिंग इज टेम्परेचर। तो स्टूडेंट ये जो टाइम टी आर लिखा हुआ है इसको टाइम टी एफ कर दें, क्योंकि हमने फ्यूजन की अभी निकालनी है। तो वो ये कह रहा है कि जो टाइम टी आर था जो कि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस दौरान जो इसके अंदर हीट यूटिलाइज हुई वो डेल्टा क्यू और टी आर थी। अब चूंकि ये वैल्यू यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी है, तो उसके अंदर भी जो टेम्परेचर राइज हुआ था वो टी एफ के हिसाब से हुआ था, तो हम इसको टी एफ कर लेंगे। हैंस हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर इन टाइम टी एफ ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेसेस। इसलिए फ्यूजन प्रोसेस के अंदर जो कि टी एफ टाइम हमने निकाला था, उस दौरान भी तो हीट इसी हिसाब से इसके अंदर एब्सॉर्ब हुई, सिर्फ टाइम चेंज हुआ है। उधर 4.6 था, इधर 3.7 होगा। तो टोटल हीट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू, तो फ्यूजन ऑफ आइस के दौरान जो टोटल हीट इसके अंदर एब्सॉर्ब हुई वो कितनी थी? रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्यूजन, यानी कि उसके दौरान जो हीट एब्सॉर्ब हुई और उसने टोटल टाइम लिया। तो देखें हीट एब्सॉर्ब जो हमने निकाली है वो डेल्टा क्यू और टी आर है, दोनों की बराबर ही होनी चाहिए। तो टोटल हीट जो यूटिलाइज हुई है फ्यूजन के अंदर डेल्टा क्यू एफ हमने निकालनी है, तो ये इसके बराबर होगा डेल्टा क्यू ओवर टी आर होगा इंटू टी एफ कर लेंगे, तो डेल्टा क्यू टी एफ ओवर टी आर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो आया के फ्यूजन में हुई है, 0 से 100 में हुई है, वो ये टोटल एनर्जी है। तो ये टाइम ऑफ फ्यूजन ओवर टाइम ऑफ वाटर की जो एनर्जी थी वो था। तो एज डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू, तो डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ। ये हमने पहले इक्वेशन पढ़ी हुई है, हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ी थी कि डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ है। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू हमने डालनी है, तो यहाँ पे एम इंटू एल एफ डाल लेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। इक्वेशन 1 मेन इक्वेशन है, इक्वेशन 2 का ये जो पार्ट है हम यहाँ पे डालेंगे, इस पार्ट में हम इक्वेशन 2 डालेंगे। तो ये जो पार्ट है डेल्टा क्यू एफ, इसकी जगह हम एम इंटू एल एफ कर लेंगे इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू टी एफ ओवर टी आर। पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन एंड सिंप्लीफाइंग इट, इसके अंदर ये वैल्यू डालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? कहता है एम इंटू एल एफ इज इक्वल टू एम इंटू 4.2 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल किलोग्राम हमने निकाल ली थी इंटू 3.7 मिनट ओवर 4.6 मिनट। तो स्टूडेंट्स अब देखें डेल्टा क्यू की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं कि 4.2 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम है, जो कि पानी की थी, इंटू एम होगा। एल एफ को इधर ले आएंगे, एल एफ चूंकि हमें चाहिए
इंटू 3.7 मिनट और 4.6 मिनट। तो स्टूडेंट्स LF की वैल्यू निकल आएगी, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.9 इंटू 10 की रेज पावर जूल पर किलोग्राम है। तो कहता है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फाउंड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट इज 3.37 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम, व्हाइल इट्स एक्चुअल वैल्यू इज 3.36 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम है। तो स्टूडेंट्स मैनुअली इसको कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ये देखें इसके बहुत क्लोज है, ये 3.37 है और ये 3.36 है, माइनस डिफरेंस है जो कि ना होने के बराबर है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो स्टूडेंट्स इसमें सारी जो लस्सी बनी है वो ये था कि हम पहले आइस को लिक्विड फॉर्म में लाए, उसके दौरान एक एनर्जी यूटिलाइज हुई, वो एनर्जी हमें नहीं पता थी, लेकिन टाइम हमें पता था कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आने के लिए कितना टाइम लगा। उसके बाद दूसरी कैलकुलेशन हमने की जिसमें हमने 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट उसके अंदर डाली, उसमें हमें उसकी हीट भी मिल गई और उसका टेम्परेचर भी मिल गया। तो वहां से हमने उसकी जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी वो निकाल ली। अब चूंकि जो हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई थी वही हीट फ्यूजन में भी एब्जॉर्ब हुई, वही वैल्यू हमने डेल्टा क्यू की इधर डालनी है। कुछ थोड़ी बहुत हमने कैलकुलेशंस की, ये फार्मूला हमें पता था कि डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने ये पढ़ा था। इसकी वैल्यू हमने इसकी जगह डाल दी, फिर हमने ये कैलकुलेशंस की तो हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इसको एक दो दफा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें दो ही इक्वेशंस हैं, किस तरह हमने बनाई है, कहाँ से रीडिंग्स ली है, एक दो दफा आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, एक दफा में आप इसको कवर नहीं कर सकेंगे। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट टू फाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।